हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है कि जो प्रेशर है, प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज़ नथिंग बट, प्रेशर होता क्या है, फोर्स नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस पर जो लगता है पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर। और इस नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम हमारा थ्रस्ट। आपकी किताब में थ्रस्ट इस्तेमाल किया। थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल होना कोई ज़रूरी, नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नॉर्मली नहीं भी लग रहा है तो उसका कंपोनेंट लेते हैं, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो बात आप समझ पाएँ तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा, फ्लूइड में कौन कौन आता है? लिक्विड्स और गैसेज। लिक्विड्स और गैसेज, जैसे हम लिक्विड को डालें, पानी को डालें अगर किस में, बैलून में, तो बैलून क्या होते जाएगा? फूलते जाएगा। या बैलून में हवा डालें तो बैलून फूलते जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो बैलून के अंदर हमने फ्लूइड्स डाला, उसकी वजह से उसके कंटेनर, उसका जो वॉल है, उसमें क्या लगा? फोर्स लगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको डिटेल अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका जो माइक्रोस्कोपिक अगर बात को समझने की कोशिश करें कि जो हमारा लिक्विड है वो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहता है। किस में रहता है? रैंडम मोशन में। तो मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम मोशन में रहेगा, जैसे बाल्टी में अगर पानी हम डाल दें तो क्या होगा? बाल्टी में मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है। अगर आपको गैस रखना है तो कंटेनर को क्लोज्ड करना पड़ेगा। मान लेते हैं लिक्विड है और ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहता है। और रैंडम मोशन में रहने की वजह से वो धक्का मारता है किसको? वॉल्स को। जब वॉल्स को धक्का मारेगा तो वॉल्स को धक्का मारने की वजह से वो क्या होगा? जाएगा, फिर वापस आएगा। दैट इज रैंडम मोशन में रहता है। और रैंडम मोशन में जाके फिर टकराया किसको? वॉल को। वॉल को टकरा के वापस आया तो क्या करेगा? वो अपनी स्पीड, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी को चेंज करेगा। किसको चेंज करता है? और उसके वेलोसिटी के चेंज करने की वजह से एक, मान लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो गया, जाके फिर वापस आया। ये गया, जाके फिर वापस आया। तो जाना आना, गया, जाके वापस आया। तो इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल जब जाता है वॉल की तरफ और वॉल से टकरा के वापस आता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसकी क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज होना है, वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी जो चेंज होना पर यूनिट टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन। या आप यूँ कहें कि बात ये हो रही है कि जो मॉलिक्यूल है वो जाके वापस आने से वेलोसिटी चेंज होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते होंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला, यहाँ से हम फोर्स लगा सकते, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास उस मॉलिक्यूल का, एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का, मतलब मॉलिक्यूल का। जो मॉलिक्यूल गया, जाके वापस आया, वो अपनी वेलोसिटी चेंज किया। और वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स लगेगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है, मोमेंटम का सिंबल P होता है, इसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, मान लेते हैं मॉलिक्यूल का मास चेंज नहीं हो रहा है, वैसे चेंज नहीं होगा, मैं एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम का चेंज होने का आप मेरा डायनेमिक्स के लेक्चर देख सकते हैं। मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम को हम फोर्स कहते हैं, या फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला, और ये तभी फार्मूला वैलिड है जब मास कांस्टेंट होगा। तो आपके इसके पेचीदगी में नहीं पढ़नी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल टकराया वॉल को टकरा के वापस आया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम का चेंज हुआ, और मोमेंटम के चेंज होने की वजह से फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। तो जब फोर्स लगेगा किस पर? उस मॉलिक्यूल पर। बात समझ आ रही है? मॉलिक्यूल पर किसके द्वारा फोर्स लगा? उस वॉल के द्वारा फोर्स लगा। दैट इज वॉल ने उस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाया। कैसे हमने समझा? चूंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज मोमेंटम चेंज। और मोमेंटम चेंज होना जो पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। दैट इज फोर्स लगा वॉल के द्वारा किस पर? मॉलिक्यूल पर। तो मॉलिक्यूल ने भी फोर्स लगाया किस पर? वॉल पर। इस तरह से मॉलिक्यूल ने वॉल पर जो फोर्स लगाया, इसको हम फोर्स बोले। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो प्रेशर होगा। मेरी बात समझ आई? मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, और रैंडम मोशन में होने की वजह से वो गया वॉल की तरफ, और वॉल आगे नहीं बढ़ने दिया तो वॉल क्या किया? उस मॉलिक्यूल को वापस किया, तो उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुई। मोमेंटम चेंज होने का जो रेट होता है उसको हम फोर्स कहते हैं। दैट इज फोर्स लगा वॉल की वजह से, तो वॉल पर भी मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, और उस वॉल पर जो मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स लगा पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इससे हमारी बात समझ आई कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात समझ पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है, तो वो वॉल को टकराता है, वॉल से आगे इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वॉल रिजिड है। वॉल कह रहा है कि मैं टूट नहीं सकता, तो वो क्या करता है? मॉलिक्यूल को वापस कर देता है। मॉलिक्यूल को वापस करने का मतलब वेलोसिटी की चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स लगेगा। या आप यूँ समझ सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स लगा किसके द्वारा? वॉल के द्वारा। तो वॉल पर भी मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्लूइड प्रेशर। मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन फॉर फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर का हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंटेनर हमारा, मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है। देखिए कंटेनर वैसे हमको 2D दिख रहा है, बट वो तो बाल्टी होगा। आप चारों तरफ समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई लिक्विड, बहुत अच्छी बात है। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड पर मान लेते हैं लिक्विड की हाइट यहाँ पे कितनी है, h है, ये हमारा बेस लाइन है, मान लेते हैं h हाइट है इस लिक्विड की। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और h हाइट है, ये हमने देखा कि ये जो हमारा लिक्विड है ये फोर्स लगाएगा किस पर, कंटेनर के वॉल पर। पूरे वॉल को ऑन द होल अगर देखें, राइट में भी लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, आगे भी लग रहा है, पीछे भी लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? चारों तरफ आप अगर देखें, हर तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दैट इज़, अगर हम इसके जस्ट ऑपोजिट देखें, जहाँ पे भी आप फोर्स समझने की कोशिश करें, बाल्टी को समझने की कोशिश करें, तो उसका जो एक वाल में इधर फोर्स लग रहा है तो इधर भी तो फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर भी फोर्स लग रहा है। तो जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो वॉल पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। पूरे वॉल को हम बात करें, पूरे वॉल की, एक जगह की बात नहीं करें, पूरे वॉल्स को ऑन द होल अगर देखें तो नेट फोर्स जीरो क्यों होगा, राइट और लेफ्ट में सेम फोर्स लग रहा है, आगे पीछे सेम फोर्स लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एकदम उसके बॉटम की, तो बॉटम में जो फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई वॉल नहीं है। तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो बात ये समझ आई कि नेट फोर्स कहाँ लगेगा, बॉटम में तो लगेगा, लेकिन नेट फोर्स जो वॉल्स में होगा वो क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स ऑन द वॉल इज जीरो। तो जो भी प्रेशर होगा वो कौन सा वाला, ग्रीन वाला होगा। तो रेड वाला नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन द वॉल्स, नेट फोर्स ऑन द वॉल्स बाय द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो भी हमारा फोर्स होगा वो किस में होगा, डाउनवर्ड, जो कि ग्रीन कलर से हमने शो किया है। और इस लिक्विड की डेंसिटी को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी रो है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। डेंसिटी को हम रो माने, ये डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। जो प्रेशर होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें कोई शक नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर हम बात करें जो फोर्स है, ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, इस पूरे लिक्विड का वेट। बात समझ आ रही है, जो बॉटम में कौन सा फोर्स लगेगा, वो जो पूरा लिक्विड नीचे की तरफ उस बॉटम, मतलब वो जो सरफेस है इसको दबा रहा है, ये तो वाल है ना, ये जो सरफेस है नीचे वाला, इसको दबा रहा है कौन, वो पूरा का पूरा लिक्विड, किधर, नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बटे एरिया। मास का क्या फार्मूला बताइए, मास का फार्मूला होता है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फार्मूला मास बाई वॉल्यूम, ये डेंसिटी का सिंबल है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता क्या है, जैसे हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो एरिया है ना, एरिया को हाइट से अगर गुना कर दें तो हमको वॉल्यूम मिलता है। इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है, इस एरिया को हम ए मान लेते हैं। ये जो हमारा ये बॉटम में जो सरफेस है इसका एरिया को हम ए मान लेते हैं, तभी तो हमने ए लिखा है यहाँ पे। तो रो, समझ रहे हैं, वो जो बॉटम है उस बॉटम का सरफेस का एरिया हम क्या मान लिए, ए, और हाइट कितनी है, एच, और जो बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने से हमको वॉल्यूम मिलता है। जैसे सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया और हाइट एच। तो आप याद रखें, बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, बेस का एरिया ए और हाइट एच। तो मास हो गया हमारा रो ए एच, रो ए एच जी बटे ए हमारा कैंसिल हो गया। तो प्रेशर जो बॉटम में हुआ वो हुआ रो जी एच। तो प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो कांस्टेंट नहीं है ना, अगर हम ऊपर चलते जाएं या अंदर घुसते जाएं या हम सरफेस ऑफ अर्थ की भी बात करें तो हर जगह जी का वैल्यू सेम नहीं होता, या आप प्लैनेट चेंज कर देंगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज प्रेशर डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हाइट पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स सारी की वजह से, सारे के सारे बढ़ने से प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर किस किस पे डिपेंड किया, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे, किस किस पे,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड किया। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। इसका अगर आप फिगर में देखना चाहते हैं तो उस फिगर को देखें, आपके पास जो किताब है मैं उसको बनाने नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा हो गया रो जी एच। क्या फार्मूला हो गया? रो जी एच। फिगर को देखेंगे, ये फिगर जो हमारा है, आपके पास ये किताब है तो देख लीजिए, देख रहे हैं फिगर। उस फिगर में अगर आप देखेंगे तो एक साथ क्या किया है, एक साथ वो जो अलग अलग हाइट में होल किया, पानी पहले भर दिया या कोई लिक्विड भर दिया किसी बाल्टी में, किसी कंटेनर में, और 6 होल्स किया, ABCDEFG। तो जो होल्स में आप देखेंगे, मैं बना ही दे रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे ही, तो यहाँ से जो पानी गिर रहा है, यहाँ पे मान लें कंटेनर में पानी है, यहाँ से ऐसे पानी ऐसे गिर रहा है, यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पे। यहाँ से जो गिर रहा है थोड़ा नीचे, ज़्यादा दूर तक गिर रहा है, समझ पा रहे हैं? और नीचे क्या कर रहा है, और नीचे और ज़्यादा तेज़ जा रहा है। क्या रीज़न है इसका? इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हाइट आप मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो डेप्थ है जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना नीचे आप जा रहे हैं उतना ज़्यादा पानी दूर भाग रहा है, मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर है। तो नीचे आते रहने से क्या होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आप वैसा कर सकते हैं, अगर पानी अगर डाल दें बाल्टी में, उसके बाद अलग अलग बहुत सारे छेदे करें, या कोई बॉटल ले लें जो आपका इस्तेमाल में नहीं है, उसमें बहुत सारे होल्स करके आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है। जितना ज़्यादा आप नीचे जाइएगा, जितना नीचे होल कीजिएगा, उतना पानी दूर दूर भागेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आप अगर जैसा भी, जैसे यहाँ पे आपके पास है ना, ये पैराडॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फिगर में आप देखेंगे अलग अलग शेप का हमारे पास जो लिक्विड जो हमने रखा है, तो ऊपर वाला जो है ना, आप देख रहे हैं कि पानी अगर हम डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड डालें तो ये लिक्विड मान लेते हैं, डाल लेते हैं, ये सारा का सारा लिक्विड कहाँ पे आ जाएगा, सारा का सारा उसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, और उसके शेप के हिसाब से नहीं, वो सारा जैसा भी शेप हो उससे कोई मतलब नहीं, सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी, सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो हाइट जो है ना सबकी सेम होगी, शेप सबका अलग अलग होने के बावजूद सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। दैट इज़ सबका हाइट, सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम लोग पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? जो भी हो, ये हमारा क्या है, पैराडॉक्स है। तो जो भी हो, लिक्विड जो भी है ना, लिक्विड जो है ना, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल का ये मतलब है कि लिक्विड आप अगर डालें और वो सारा का सारा अगर कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ कनेक्टेड है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ऑब्स्टेकल है कि यहाँ पे बंद है, सारा का सारा अगर कनेक्टेड हो, तो वो वाला जो लिक्विड होगा उसमें सरफेस, उस जो हमारा जिसके ऊपर पानी आना है, जिसके ऊपर लिक्विड आना है, उसका जो मतलब जैसा भी शेप हो, उसके शेप के हिसाब से उसका पानी का हाइट नहीं होगा, हाइट सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। इसको हम बोलते हैं लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस इतना जाना है कि हाइट सेम होगा, चाहे वो शेप कैसा भी हो, उसको हम बोलते हैं लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। बहुत ही सिंपल सी बात थी, आप फिगर में देख के खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखिएगा, जैसे हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर अप्रॉक्स, जैसे यहाँ पे देखें 300 किलोमीटर तक जो हवा है, ये हवा के जो मॉलिक्यूल्स है कितना ऊपर तक है, 300 किलोमीटर तक है। और पूरी हवा की डेंसिटी सेम नहीं है, नीचे थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर डेंसिटी कम होते गई है। वैसे कैलकुलेशन से 8 किलोमीटर निकलता है, लेकिन एक्चुअल में 300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो 300 किलोमीटर जो भी है, ये जो हमारी हवा है, आप यूँ समझिए हमारे पास हवा है, 1 मीटर स्क्वायर का हमने एरिया लिया। कितना मीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया में होगा ना, यहाँ पे जैसे आप ज़मीन में हैं, सी लेवल में कहीं 1 मीटर स्क्वायर में आप हैं, उस 1 मीटर स्क्वायर में अगर उससे सिलेंडर बनाया और सिलेंडर से सीधे ऊपर चले जाए, कहाँ तक? जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर तक है। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो हवा आई, इस पूरे हवा का जो वेट होगा, और उस वेट से क्या होगा, हमारा फोर्स होगा, वो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ पा रहे हैं? एक सिलेंडर एक पहले आप सर्कल माने, उस सर्कल का एरिया मान लेते हैं कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर लें, स्क्वायर का लेंथ अगर 1 मीटर लें, और ये सारा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये स्क्वायर है, तो इसके अंदर एरिया कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। इससे सीधे ये ज़मीन माने आप, इससे सीधे ऊपर जाएं, और कितना ऊपर जाए? जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जितना वो उस मतलब वो वाला जो बॉक्स होगा, एक जो हमारा क्यूबॉइड होगा, उस क्यूबॉइड के अंदर जितनी सारी हवा होगी, उस सारी हवा का जो वेट होगा वो फोर्स होगा, और जो ज़मीन पर फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएगा उसको हम बोलते हैं प्रेशर, उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखा ये गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से अगर हम देखें, वो जो लिक्विड है, अगर हम हाइड्रार्जियम लें, क्या लें? हाइड्रार्ज मतलब मरकरी लें, तो मरकरी उस प्रेशर पे कितना ऊपर आ पाता है? 76 सेंटीमीटर। आपको याद रख लेना है,
क्या होता है बोलिए, एक एटीएम मतलब एक एटीएम होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या, तो हाइड्रार्जिरम, आपको याद रख लेना है। मतलब Hg जो है ना, अगर हम किसी कॉलम में रखें तो Hg कितना ऊपर आ सकता है, नॉर्मली 76 सेंटीमीटर। अगर इसमें बदलाव आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बदलाव आ रहा है, ये हमारा मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि होना चाहिए। तो क्या होता है 70 सेंटीमीटर को अगर हम बदलें, इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर ऑफ Hg होगा, दैट इज 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो अगर हम Hg की बात करें, नॉर्मली कितना हाइट पे जा पाता है, 0.76 मीटर। कितना जा पाता है, ये क्यों लिया जाता है बैरोमीटर में, आगे डिस्कस कर लेंगे। आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो अगर कोई कॉलम लें, कोई हम अगर वर्टिकल कॉलम लें, है ना, किसी भी चीज़ का जैसे भी हो, आप बाद में समझें, कोई कंटेनर है उसमें अगर हम किसको डाल दें, हाइड्रार्जिरम को, तो वो अपने आप कितना 0.76 मीटर ऊपर आ सकता है। कितना ऊपर आ सकता है, 0.76 मीटर। बस अब इतना याद रख लें, ठीक है। तो हाइट हमको कितना लेना है बताइए, 0.76 मीटर। चूंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रार्जिरम की, तो इसकी डेंसिटी होगी, इसकी याद रखना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर चेंज करेंगे तो आपको याद रख लेना है, वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होता है हमारा 1/1000। इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1/1000 किलोग्राम, है ना, डिवाइड सेंटीमीटर क्या होगा 1/100 मीटर का होल क्यूब। 100 का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो 202020 है ना, डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 300 कैंसिल हो गया तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया। कितना आया, दैट इज 1 ग्राम। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में आ गया 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ पा रहे हैं। आपको बस याद रखना है कि जो हाइड्रार्जिरम है, जो मरकरी है, वो कितना ऊपर जाता है, 0.76 मीटर। इतना याद रखना है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हो जाएगा हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या जाने, ρgh। तो यहाँ पे एक एटीएम अगर इस्तेमाल करें तो रो कितना लेंगे यहाँ पे 13.6 मतलब 13,600। हम ऐसा यूनिट में की बात करें, जी का वैल्यू अप्रॉक्स कितना लेना, 9.8 लिया यहाँ पे, 9.8 ले लेते हैं। इनटू हाइट कितना लेना है, हाइट लेना 0.76। इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो इसका रिजल्ट आता है हमारा 101292। जो भी आप कैलकुलेट कर लें, 101292.8 है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये हो जाएगा अगर हम 1 2 3 4 5 1.012928 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 क्या होगा, पास्कल। समझ पा रहे हैं, दैट इज़ एक एटीएम अप्रॉक्स 1.0139 हटा दिया 3 हो जाएगा, राउंड ऑफ में 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक एटीएम कितना हुआ, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है बार, तो 1.1013 बार, 1.013 बार। एक एटीएम कितना हो गया, 1.013 बार। ओके, उतार सकते हैं इतना। तो ये बात हो गई किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो हाइड्रार्जिरम मरकरी कितना ऊपर जा रहा है, 0.76 मीटर। कितना ऊपर जाता है, 0.76 मीटर। और एक बार कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। और अगर हम 1 mm ऑफ Hg की बात करें, 1 mm या 1 mm ऑफ Hg, जैसे हमने बोला ना 76 सेंटीमीटर, एक एटीएम कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसको हम 10 से गुना करेंगे तो mm ऑफ Hg हो जाएगा। ठीक है, तो 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा, 1/760 ATM। दैट इज़ एक एटीएम के अगर 760 टुकड़े करें हम, एटीएम मतलब आपका मशीन वाला नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उसके अगर 760 टुकड़े करें, उसका एक टुकड़ा होता है 1 mm ऑफ Hg, और इसी को हम बोलते हैं 1 टॉर। 1 टॉर क्या हो गया, 1/760 ATM। 1 ATM कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 ओवर 760, और ये क्या हो जाएगा, पास्कल। आप इसका निकाल सकते हैं वैल्यू। तो 1 mm ऑफ Hg को ही हम क्या बोलते हैं, एक टॉर बोलते हैं। टॉर भी किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का। तो प्रेशर का यूनिट क्या क्या हो गया बताइए, पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, और क्या होगा mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg, मीटर ऑफ Hg, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दूसरा भी ले सकते हैं। वाटर क्यों नहीं लेते, इसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे।
और बार भी इसका यूनिट है, टॉर यूनिट है, एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, एक टॉर में 1 mm ऑफ Hg होता है, और एक एटीएम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मुझे लगता है आपको बात समझ आई कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया आप ले लें ज़मीन में, उसके बाद सीधे कहाँ तक जाएँ, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, और उस पूरे सिलेंडर में या उस पूरे क्यूब में, क्यूबॉइड में जितना ज़्यादा जो भी हवा है, उस हवा का जो वेट होगा पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 1.013 10⁵ पास्कल होता है। वहीं पे अगर उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजीरम की, मरकरी की, तो 0.76 मीटर होता है। मतलब हवा 300 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, कैलकुलेशन में वैसे 8 किलोमीटर आएगा जो बाद में आप जानेंगे, लेकिन चूंकि हवा की डेंसिटी ऊपर घटते जाती है, हवा की डेंसिटी जो कि ज़मीन के नज़दीक है उतना अगर लेके हम देखें तो 8 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन चूंकि ऊपर जाते जाते डेंसिटी घटती जाती है, जिसकी वजह से हाइट और बढ़ते जाती है। तो ये सारी बातें थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उसके बाद कैसे करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।